आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज़ चैनल आलमी सहारा। वोट की जंग के साथ हाजिर हूं मैं मोइन शादाब। आजकल मुल्क में 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की बड़ी धूम है। हर तरफ सियासी जलसे, जुलूस और रैलियों की बहार आई हुई है और इन 5 रियासतों में बाज़ रियासतें जिस तरह उत्तर प्रदेश, पंजाब या और दूसरी रियासतें वो बहुत अहम हैं जो आने वाले हिंदुस्तान के सियासी मंजरनामे को तय करेंगी। अपने इस प्रोग्राम में हम इन्हीं रियासतों में असेंबली इंतखाबात की सरगर्मियों का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ आज मौजूद होंगे आम आदमी पार्टी के तर्जुमान और उत्तर प्रदेश के उर्दू मीडिया कोऑर्डिनेटर आतिर हुसैन साहब, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही इस प्रोग्राम में स्काइप पर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के लीडर चंद्रमोहन शर्मा साहब। उनसे भी हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या नब्ज़ है हालात की। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम वोट की जंग। तो तमाम सियासी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, अपने अपने वादे कर रही हैं, अपने तरीके से आवाम को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम का सिलसिला भी जारी है। एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन असल चाबी जो है इक़्तिदार की वो आवाम के हाथ में है और उसको सिर्फ समझा जा सकता है। उनके दिल में क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। तो एक मरतबा फिर मैं आपको बताते हुए कि हमारे साथ आज की इस डिबेट में इस मुबाहिसे में जनाब आतिर हुसैन साहब, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, तर्जुमान हैं आम आदमी पार्टी के और उत्तर प्रदेश में उर्दू मीडिया के आप कोऑर्डिनेटर हैं। मैं उनका खैर मकदम कर रहा हूं और साथ ही मैं खैर मकदम कहता हूं चंद्रमोहन शर्मा साहब को, जो स्काइप पर हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी खैर मकदम है शर्मा साहब। तो आइए बात का आगाज़ करें। स्टूडियो से हम शुरू करते हैं। हमारे दरमियान आतिर हुसैन साहब हैं। आम आदमी पार्टी बहुत ही दमखम के साथ इस बार 5 रियासतों में उतरी है और ख़ासतौर से पंजाब में तो पिछली मरतबा भी उसने बहुत ही दावे किए थे और कहीं ना कहीं उसको ये भी लग रहा था कि सरकार बनने वाली है। लेकिन इस मतलब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत अहम है आम आदमी पार्टी के लिए। किस तरह आप देख रहे हैं सूरत हाल को, जबकि बड़ा सख्त मुकाबला है? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमने एंट्री कर दी है और हम बहुत मजबूती से 403 विधानसभाओं पे चुनाव भी लड़ रहे हैं और हमारे जो है 300 से ऊपर हमने अभी तक टिकट कर दिए हैं और हम उत्तर प्रदेश में एक बदलाव के लिए आए हैं। हम उत्तर प्रदेश की सियासत को बदलना चाहते हैं। ये धर्म और जाति की राजनीति को हम यहाँ पर बिल्कुल जड़ से मिटाना चाहते हैं। हम देखिए, हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हमने कहा कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे। हमने कहा हम किसानों के जो उनकी खेती के लिए बिजली इस्तेमाल होती है वो मुफ्त देंगे, उनके कर्ज माफ़ करेंगे। हमने कहा कि गेहूं के और जो गन्ने के उनके भुगतान होते हैं, जो अनाज के भुगतान होते हैं, वो उनको हम 24 घंटे के अंदर अंदर उनके अकाउंट में पहुंचाएंगे। हमने कहा ख़वातीन को हम जो है 1000 रुपये महीना देंगे। हम कह रहे हैं कि 34 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में, जो बेरोजगार हैं, जो आपने हाल ही में देखा भी होगा कि अक्सर लाठियाँ जो है बेरोजगारों पे चलने की खबरें आती हैं। हम कह रहे हैं उन बेरोजगारों को नौकरी देंगे और जब तक हम उन बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे पा रहे, हम 5000 रुपये महीना उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं और देखिए, हम उत्तर प्रदेश में कामयाब हो गए हैं। हमने चुनाव लड़ना अभी शुरू ही किया है। आप देखिए, और दीगर पार्टियां पहले सवाल ये है कि आवाम को जरूरत ही नहीं है, ना रोजगार की जरूरत है आवाम को, ना आवाम को महंगाई से कोई मतलब है। वो तो सब जिस तरह मजहब की सियासत बहुत हावी है उत्तर प्रदेश में, किस तरह मुकाबला कर पाएंगे आप? देखिए, आपने दिल्ली में देखा होगा बड़े बड़े लोग, कोई शाहीन बाग चिल्ला रहा था, कोई पर्चे बांट रहा था, लेकिन जनता ने कहा चल भाग। जनता ने मुद्दों पे वोट किया। कांग्रेस पार्टी के भी कितनी सीटें हैं दिल्ली में, ये भी आपको कांग्रेस पार्टी के नेता बता देंगे। तो जैसे दिल्ली में फेरबदल हुआ वैसे उत्तर प्रदेश में भी होगा। देखिए, हम जीत गए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, पहले अखिलेश यादव की सरकार रही, हमारी भी दिल्ली में सरकार थी, वो तब नहीं बोले, लेकिन अब जब से हमारी एंट्री हुई आम आदमी पार्टी की, उन्होंने भी हमारे मुद्दों को लेना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश में 300 यूनिट फ्री बिजली की वो बात कर रहे हैं। तो हमने जिस मकसद से हम उत्तर प्रदेश में आए थे, हम वो कर चुके हैं। हम सियासत को बदलने आए थे, सियासत बदल गई है। लोग बात कर रहे हैं मुद्दों की, आज शिक्षा की बात हो रही है, एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लोग कोशिश कर रहे हैं अपने पुराने
धर्रों पे चलने की, लेकिन वो चलने वाले नहीं है। वो भी जान रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं और जनता भी समझ रही है। सवाल है आतिफ साहब, अक्सर जो आवाम के जहन में है वो ये है कि आम आदमी पार्टी ठीक है, अच्छा काम करती है और ज़रूरत भी है, दिल्ली में अच्छा तजुर्बा रहा है खातों से, जो बिल्कुल आवाम है ज़मीन से जुड़ा हुआ। लेकिन अगर हम खासतौर से यूपी की सूरत हाल देखते हैं तो ये कहा जाता है कि पार्टी तो बहुत अच्छी है लेकिन कोई मौका नहीं है वोट देने का, क्योंकि कोई वोट बैंक नहीं है आपका वहाँ पर। हमारा हर वो बेरोजगार जिसको नौकरी नहीं मिली, जिसको लाठियां पड़ रही हैं, वो हमारा वोट बैंक है। जिसको मुफ्त बिजली चाहिए वो हमारा वोट बैंक है। हम बात कर रहे हैं बराबरी की, हम किसी धर्म और जाति की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ लोग बात करते हैं अलग अलग धर्मों की, जातियों की। हम कह रहे हैं अच्छी शिक्षा होगी तो सबको मिलेगी, हम कह रहे हैं अच्छी चिकित्सा होगी तो सबको मिलेगी, अच्छा इलाज सबका हक है, सबको मिलना चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक होना चाहिए। अगर, और हम ये भी नहीं कह रहे आपसे कि हम उत्तर प्रदेश में क्या करने जा रहे हैं, हम तो आपसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली कॉल करिए, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से पूछिए क्या उनको मुफ्त बिजली मिल रही है 200 यूनिट तक, क्या उनको मुफ्त पानी मिल रहा है, क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में काम कर रही है। अगर दिल्ली में काम कर रही है तो हमें उत्तर प्रदेश में मौका दीजिए। देखिए, आपने देखा था दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी, तब हमारे मजाक उड़ाए जाते थे, लोग बातें करते थे कि ये क्या करेंगे। देखिए, हमने, कभी कोई सोच सकता था उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को कोई चुनाव हरा देगा, वो हार गई। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, आज कोई नाम लेगा नहीं है। इनके नेता जो उत्तर प्रदेश में वो छोड़ छोड़ के समाजवादी पार्टी में भाग जाते हैं। आज कांग्रेस की हालात बिल्कुल दिल्ली से खत्म हो गई, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी का भी सुपड़ा साफ हो जाएगा। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब सत्ता में आई थी तो विकास की बात करके आई थी। 2014 के बाद 2017 में चुनाव हुआ तो लोगों को लगा कि हाँ, शायद जिस विकास की वो बात कर रहे थे वो 17 में भी ले आएंगे। उससे पहले उनके पास 12% करीब वोट हुआ, 15% वोट हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, अचानक से बढ़ के 40% हो गया। तो 40% जो वोट है, जो उनका बड़ा है वोट बैंक, वो विकास के लिए आया था, डेवलपमेंट के लिए आया था। वो धर्म और जाति की राजनीति करने नहीं आया था। वो उम्मीद कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने बुलडोजर चलाए, बाबा जी ने नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए, बाबा जी ने जो नेता हैं उनको जेल में ठूस। देखिए, बड़े बड़े मंत्री जो पिछली सरकारों में जो है मंत्री रहे, आज वो जेल में हैं। बाबा जी ने ये काम किया, कोई विकास का काम नहीं किया। मेरे जैसे छोटे आदमी के घर पे उत्तर प्रदेश में संभल में बुलडोजर चल गया, मेरा पुश्तैनी मकान तोड़ दिया गया, मेरा दूसरा एक पुश्तैनी मकान है चौशराय में, वो तोड़ दिया गया, मेरे रिश्तेदारों की दुकानों पे बुलडोजर चल गए। तो ये तो बड़ी आम बात है। पीडब्ल्यूडी ने मेरे घर के सामने 1 से 1.5 फुट ऊंचा नाला बना दिया जिसमें सड़क का पानी नहीं जा सकता, लेकिन बनाया है उन्होंने, विकास कार्य कर रहे हैं वो। चलिए, चंद्रमोहन शर्मा साहब से बात करें। चंद्रमोहन शर्मा साहब, डबल चैलेंज इस बार आपके सामने यूपी में। आपको सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ना बल्कि आम आदमी पार्टी भी, जिस तरह आपने सुना आतिफ साहब जो दावे कर रहे हैं कि जो बीजेपी से परेशानी हुई लोगों को, वो आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं। तो आपका क्या वजूद है इस वक्त, किस तरह देख पाएंगे? इससे पहले बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं, क्या सोचकर मैदान में है आपकी पार्टी? मोहन भाई, बेसिकली क्या है कि आज राजनीति के अंदर एक परिवर्तन का दौर आ गया, और परिवर्तन का दौर यह है कि आज जो लोग राजनीति के अंदर आ गए हैं वो झूठ की प्रमाण के ऊपर झूठ की परिभाषा इतनी खूबसूरती से बोल देते हैं कि वो झूठ भी लोगों को सच लगने लग जाता है। आज देखिए, कहीं को किसी को मजहब का सहारा है और कहीं भारत माता का सहारा है, किसी को कहीं नेशनलिटी का सहारा है, लेकिन देश के अंदर देश का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है उस पर किसी की चर्चा नहीं होती है। मेरे मित्र बैठे हैं, बात करी उन्होंने, लेकिन देश का सबसे बड़ा दुश्मन, समाज का सबसे बड़ा दुश्मन और एक वक्त का कौन सा बड़ा दुश्मन है, उस पर उनकी जबान नहीं चली, क्योंकि झूठ की प्रकाष्ठा और झूठ बोलने के अंदर जिस नीति से आज के नेता झूठ बोलते हैं वो उस पर माहिर है। आज सबसे बड़ा दुश्मन है बेरोजगारी, क्योंकि देश, भारत पूरे वर्ल्ड के अंदर एक युवा उभर के आया 2014 में, जिसकी सरकार उसी सरकार में सेंटर भी प्रवर्तित हुआ, उसी के अंदर दिल्ली भी प्रवर्तित हुई और कुछ लोगों के खाप बड़े हुए। उसके अंदर सबसे बड़ा दुश्मन वो लोग हैं जो लोग कभी यूपी की सरकार के अंदर, जब यूपी की सरकार थी, सरकार की नीतियों को और उस नीति के अंदर अगर चंद पैसे का बढ़ावा होता था तो विरोध, लेकिन आज आप मेरे देश के निवासी, आपको हम बैठे आज पैनल के ऊपर, क्या हमारे घर में इन 2 का अटैक हुआ है? क्या मेरे घर में उसकी अटैक
जब आप तो ये पेट्रोल है चल रहे हैं, स्कूलों के अंदर बंद पड़े हैं। कितने स्कूल आपने खोले दिल्ली के अंदर? की सरकार के अंदर 150-200 स्कूल बनाए गए थे, आपने आज तक 10 नहीं बोले। कितनी कॉलेज साफ कराए आपने? बोला था कॉलेज खोलेंगे, कितना तक? और दिल्ली के अंदर महंगाई की चरम सीमा पर आपके रहते, उसमें आप करेंगे तब डेवलपमेंट नहीं होते हैं। अब देखिए, एक नेशनल पार्टी है, एक योगी बाबा बैठे हैं और जाते हैं, हो जाता है। जब सरकार में जाते हैं तो महिलाओं की इस्मत हो जाती है, जब खतरे होता है कहीं आ जाता है, कहीं महाबली आ जाता है। अरे आज देश के अंदर बेरोजगार आप कैसा है? आपने क्या उसको दिया? आज देश के अंदर ये जो नमक था क्या 140 रुपए, जो डीजल पेट्रोल इसका था, क्या आप मुझे बता सकते हैं यूपी का आपके मित्र तो अब पेट्रोल डीजल का रेट रहे, क्या आप देश के जनमानस पे अपना इलेक्शन पड़ेंगे? आप जो देश के जन जो सही मायने में आप सफेद पोस्ट डकैत हो, जो लोग आज मेरे देश के जनमानस की जो दुश्मन है उनका क्या जब मेरा देश की आजादी की आवाज आती है, गुरु के घर से प्रवचन की आवाज आती है, क्या सभ्यता को बदल दोगे आप? जब आज और 1947 में भी इसका जनमानस के अंदर नहीं। लेकिन चंद्र मोहन साहब, सवाल ये है कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट है वो तो बिखरा हुआ है, वो तो 5 पार्टियों में जा रहा है, बीजेपी का वोट कहीं नहीं जा रहा है। इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। मैं सहमत हूँ, मैंने क्या बात बोली? इस वक्त कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन इस साल से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की हालत आज क्या आ गई? क्या उत्तर प्रदेश में विकास की कोई बात करता है? क्या उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की कोई बात करता है? क्या उत्तर प्रदेश में महिला इस्मत की बात कोई करता है? किसने करी? बेरोजगारी की बात किसने करी? प्रियंका गांधी ने करी। किसने लड़कियों की बात किसने करी? प्रियंका गांधी ने करी। किसने किसानों के विकास उठाने की बात करी? कांग्रेस ने करी। आप कांग्रेस का जनाब वोट के रूप में ना हो, हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि अगर सूर्य उगता है तो अस्त भी होता है। अगर एक सूर्य अस्त हुआ वो दोबारा उदय होगा, लेकिन सूर्य अस्त होगा तो अंधकार में होगा, क्योंकि जब रेतियां और आंधियां बिना आवाज के उठती हैं तो सत्ता तो क्या बड़े बड़े रहमनाओं को हवा में उड़ा देती हैं। जी, लेकिन एक छोटा सवाल फिर ब्रेक पे जाएंगे कि आपने बहुत सी बातों का जिक्र किया, कांग्रेस किसानों की बात कर रही है, बेरोजगारों की बात कर रही है, उस जनमानस का सोच रही है, लेकिन सवाल ये है चंद्र मोहन शर्मा साहब कि आखिर 30 बरस हो गए, वो कौन से कारण हैं, वो कौन से असबाब हैं, क्या सबब है कि वो वोट बैंक वापस कांग्रेस का क्यों नहीं आ रहा? इस पर कभी क्या क्यों मंथन नहीं हो रहा 30 साल से, कि वजह क्या है? मैं बड़ी आपको आपके इस प्रश्न के लिए मैं साधुवाद देता हूँ कि आप जैसे अच्छे पत्रकार की समाज को जागरूक करने के लिए को दृढ़ता से करा तो सही कि आज जनमानस की जो विकट है वो अपने देश के प्रति ना हटकर अपने लिए होगी। उसका जिम्मेवार कौन है? आज के राजनेता, क्योंकि आज के राजनेता ने उनको कहीं धर्म में, कहीं मजहब में और कहीं सस्ती लालच की लोलुपता के अंदर बांध दिया, और इसीलिए वो इन पार्टियों का अपचित हो चुके हैं। क्या देश के अंदर पहले समाज सेवी या राजनीतिक थे? क्या देश के अंदर मौलाना आजाद या सरदार पटेल या अफ्ताब की बात हुआ नहीं थी? होती थी, लेकिन जनमानस बड़े अच्छे स्वभाव से, अच्छे नेत्र के साथ हारता था। क्या आज मोइन का कह देना जुर्म है? क्या चंद्रमोहन शर्मा को चंद्रमोहन कह देना कि मजहब का खाना है? लेकिन इन लोगों ने आज राजनीति की पाठशाला के अंदर देश के विद्यार्थी को, जो क्लास में पढ़ता है, टीचर एक होता है, उसके पास 4 विद्यार्थी होते हैं, लेकिन इन्होंने उस छात्र को उसके मजहब में बांटा है। ये सब जिम्मेवार है उसके। जी बिल्कुल, बड़ा अच्छी, इस बात पर हम खत्म कर रहे हैं, फिर ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे।
ये प्रोग्राम अभी जारी रहेगा। दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। आतिफ हुसैन साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, चंद्र मोहन शर्मा साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक करते हैं फिलहाल। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रफ्तार और उर्दू जबान की दिलकश गुफ्तार बढ़ा देती है हमारी खबर का मयार। हमारी नजर है वक्त की हर चुनौती पर, हर खबर को हम परखते हैं सिर्फ सच की कसौटी पर। देश और दुनिया के हालात का मुकम्मल जायजा, सियासत और समाज के हर इशू का भरपूर तज्जिया और अखबारात की खबरों पर भी गैर जानिबदार तबसरा। जिंदगी के हर रंग का खास एहतमाम, हर मौके पर कुछ खास प्रोग्राम। हिंदुस्तान में उर्दू सहाफत के सबसे बड़े नेटवर्क सहारा उर्दू मीडिया का सबसे दरख्शा सितारा, 56 मुल्कों में एक साथ देखा जाने वाला उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। वक्फे के बाद एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं वोट की जंग, और वोट की जंग में हम बात कर रहे हैं 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की सूरत हाल की, पार्टियों के दावों की, और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आवाम के असल इशूज़ क्या हैं। उनसे अलग हटकर जो इंतखाबी मंशूर में जिक्र होता है, जो रैलियों में वादे किए जाते हैं, लेकिन असल जो मन है आवाम का, उसको टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। आतिफ हुसैन साहब आम आदमी पार्टी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम सवाल करते हैं। आतिफ साहब, ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ, वही मैंने चंद्र मोहन साहब से भी किया था कि जो पोजीशन है वो बिखरी हुई है पूरी तरह, जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचता है। इस पर कभी कोई बात नहीं होती कि किस तरह से जो जनाधार है बरसर इक़्तिदार पार्टी के खिलाफ, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाना एक बड़ा चैलेंज होगा आम आदमी पार्टी के लिए भी। देखिए, इसमें कुछ बिखराव नहीं है। दिल्ली इसका बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। देखिए, दिल्ली और यूपी में बड़ा फर्क है, बड़ी रियासत है यूपी। वहाँ वो चीज़ें नहीं है जो दिल्ली में। यहाँ वहाँ की डेमोग्राफी अलग है, वहाँ का जहन अलग है, वहाँ के लोगों का स्टेटस अलग है, थोड़ा मुख्तलिफ है। दिल्ली में वही लोग रहते हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, बिहार से आते हैं और जो है सूबों से आते हैं। तो दिल्ली में हमारा रिपोर्ट कार्ड है दिल्ली। दरअसल दिल्ली की बात हम इसलिए करते हैं कि हम कांग्रेस वाली बात नहीं करते कि हम जो है कांग्रेस बता रही है कि वो औरतों को लेके या ख़वातीन को लेके कितनी फ़िक्रमंद है। दरअसल कांग्रेस को पंजाब में दिखाना चाहिए था कि वो क्या कर सकती है। वो ये बताए नहीं कि क्या करने जा रही है, वो दिखाए क्या कर सकती है। हमने दिल्ली में करके दिखाया, हमने एजुकेशन सिस्टम पे काम किया, हमने एजुकेशन सिस्टम को बदला। हम मॉडल स्कूल्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के जो सरकारी स्कूलों के कंपैरिजन प्राइवेट स्कूल से। आप देखिए, हमने एक बार नहीं चुनाव लड़ा, हम जो है हमने तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हमारे अरविंद केजरीवाल साहब, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। इनका आज नाम लेवा नहीं है कोई दिल्ली में, इस वजह से क्योंकि सिर्फ बात करते हैं। अगर ये फिक्र जो अपनी फिक्र उत्तर प्रदेश में दिखा रहे हैं या पंजाब में दिखा रहे हैं, तो पंजाब में करके दिखाते। पंजाब में किसकी सरकार थी? पंजाब में इनकी सरकार है। इनकी सरकार के खिलाफ इन्हीं के मंत्रियों ने आवाज उठाई, इनके मुख्यमंत्री को इन्होंने हटा दिया, तो किसकी फेलियर हुई? इन्हीं की तो फेलियर हुई। आप देखिए, कांग्रेस का अब कोई नाम लेवा नहीं बचेगा पंजाब में। उत्तर प्रदेश में तो देखिए संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रियंका गांधी बेशक वहाँ पर मेहनत कर रही हों, लेकिन ज़मीन पे मुझे लगता है कि आज इनको जो है उम्मीदवार भी मिलने में बड़ी दुश्वारी हो रही है। हमने कहा कि हम 25% एलोकेशन करेंगे बजट का उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में हमने करके दिखाया। दिल्ली में हमारे पास सिर्फ 50,000-60,000 करोड़ का बजट है, यूपी में हमारे पास 5.5 लाख करोड़ का बजट है। देखिए 11% ज़्यादा बड़ा बजट है, तो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। दिल्ली में 70 सीटें, वहाँ 403 विधानसभा हैं, तो जितना हमने जैसा काम हमने दिल्ली में करके दिखाया उससे अच्छा काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। लोग हमारी बात को समझ रहे हैं, हमारी बात को सुन रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ है, देखिए हम तो इस विपक्ष का हिस्सा ही नहीं है। हम तो मुद्दों की बात कर रहे हैं। यहाँ जातियों की बात होती है, धर्म की बात होती है। हमारी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, संजय सिंह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो हम बताते हैं कि हमारे
हमारी लिस्ट में इतने ग्रेजुएट हैं, इतने इंजीनियर हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इतने पीएचडी हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को सियासत में ला रहे हैं। हम पैसे वालों को, बड़ी बड़ी गाड़ियां वालों को सियासत में नहीं ला रहे, हम उनको सियासत में ला रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट भी हैं, जो अपनी सरकारी नौकरी छोड़ के हमारे साथ काम करने आए हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत वक्त से काम कर रहे हैं। और हमारा जो वोट बैंक है, हर वो आदमी हमारा वोट बैंक है जिसको अच्छी नौकरी चाहिए, जिसको अच्छी शिक्षा चाहिए, जिसको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां उसको धर्म के नाम पे ना पहचाना जाए, जहां उसको जाति के नाम बताइए। कि कांग्रेस के भाई बैठे हैं पैनल में, क्या दिल्ली में इनको फ्री बिजली नहीं मिलती या इनके रिश्तेदारों को फ्री बिजली नहीं मिलती? हम ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करते कि भाई आप कांग्रेस के हैं तो आपको नहीं मिलेगी, आप बीजेपी के हैं तो आपको नहीं मिलेगी, आप किसी धर्म विशेष हैं तो आपको नहीं मिलेगी। सबको मिलेगा, सबको समान अधिकार होगा। यही हमारी जो राजनीति का मेन सिद्धांत है, यही हमारा प्रिंसिपल है। हम चीजों को बदलने आए हैं और बदल रही हैं उत्तर प्रदेश में चीजें। चंद्रमोहन शर्मा साहब, डबल चैलेंज है, मैंने पहले भी आपके सामने जिक्र किया था, लेकिन बड़ा चैलेंज जो है पूरे तमाम रियासतों के सामने, और खासतौर से अगर हम यूपी की बात करें तो एक बड़ा चैलेंज जो कम्युनल एक रंग होता है वो बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, बीजेपी तो सिर्फ कम्युनल कार्ड खेलती है, वो उनका यूएसपी है, उसी पर उनको इलेक्शन जीतना उनकी मजबूरी है। लेकिन कांग्रेस ने या दूसरी पार्टियों ने इन 7 साल के अरसे में, जो 7-8 साल हो रहे हैं, उस रंग के खिलाफ कभी कोई मुहिम नहीं बनाई कि जो कम्युनल फीलिंग है वो कैसे खत्म की जाए। इस पर कोई काम नहीं किया कांग्रेस ने भी, ना दूसरी पार्टी ने भी। अगर इस पर ध्यान दिया जाता कि अगर वो जहर बो रहे हैं तो आप उसका तोड़ बोते, कुछ सोशल मीडिया के जरिए काम करते, लेकिन उस पहलू पर काम नहीं हो रहा। बहुत बड़ा काम है ये। देखिए, मैं आपकी बात का भी सिलसिलेवार से जवाब देता हूँ और आपके मित्र की बातों के भी जो हमें इश्यू करें। ठीक है, सबसे पहले मैं इनसे जवाब पूछना चाहता हूँ। दिल्ली की 15 साल का विकास जो शीला दीक्षित का था, उस 15 साल के विकास को दिल्ली के आपने किस रोल मॉडल पे लाके खड़ा कर दिया? आपने आज दिल्ली के अंदर कितने पुल बनाए? आपने दिल्ली के अंदर कितने स्कूल बनाए? कितने एजुकेशन हब बनाए? आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। अब विषय आते, आपने दिल्ली को दिया क्या? शराब का हब। और आज दिल्ली में आपने हर वार्ड के अंदर 4-4, 5-5 शराब के ठेके खोल दिए। और सबसे बड़ी बेशर्मी आपकी ये रही कि आपने 30 त्योहार के दिन जो शराब का आवंटन होता नहीं था, जो शराब नहीं बिकती थी, उसको भी आपने ओपन कर दिया। ये तो आप क्या रहा है। अब आगे विषय पे आते हैं स्कूलों को, जो स्कूलों की दिशा के ऊपर, जहां आपको स्कूलों के अंदर जिस प्रथा का विरोध शीला दीक्षित सरकार करती थी, ठेकेदारी, आपने उसी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा देके स्कूल की बिल्डिंग के अंदर भले वहां डेस्क ना हो, कंप्यूटर ना हो, लेकिन उन स्कूल की बिल्डिंगों पर आपने बाहर की लिपापोती को करने से कोई दिखाया आपने, और दिखाकर आपने काम किया। और उसके बाद अगर हम दूसरे बात पे आते हैं तो गेस्ट टीचर, जो स्कूलों की गेस्ट टीचर है, वो गेस्ट टीचरों की सैलरी दी। एमसीडी कर्मचारी के अंदर जो अभी तक फर्स्ट महिला, जो हमारे दिल्ली का पहला कर्मचारी, हिंदुस्तान का पहला कर्मचारी, जो पहला कर्मचारी है, उसको जो सफाई करने आता है, उसकी आपने सैलरी तक नहीं दिया, जो कि आपकी सैलरी का हकदार है। ये सब काम आपको जो बनी बनाए 15 सरकार ने किए, जो क्वार्टर के रूप पूरे वर्ल्ड के अंदर मानी जाती थी और उसको वर्ल्ड डिग्निफाई करता था। आज आपने किस कगार पे लाके कर दिया? अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया और शराब का माफिया, भूख माफिया बना दिया। आपके मंत्रियों के साथ 23 का जल के अंदर जवाब देंगे, जो ऑर्डर नहीं बंद करके अपने जो वर्करों को लगाकर मुंह पे मास्क लगाने के बाद जिसका सुप्रीम कोर्ट ने विरोध करा, अरे इतने विषय आपके सामने तो पर मैं कह रहा हूं, हम मानते हैं दिल्ली के अंदर हमने जनमानस ने स्वीकारा नहीं है, लेकिन हमारी प्रेजेंट, हमारी आज भी है, उसी की चर्चा करते हो। 40% राजनीति के अंदर महिलाओं को संरक्षण, ये दायित्व किसने करा? कांग्रेस ने करा। गांधी में क्या किसी और पार्टी में रही हिम्मत की 40% महिलाओं को दी? उत्तर प्रदेश में बांटी। लेकिन शर्मा जी दिल्ली के ताल्लुक से ये सब बातें करने का मेरे ख्याल से आपको
कोई फ़ायदा नहीं होगा उन जो 5 राज्यों के इलेक्शन हो रहे हैं। और अमूमन ये होता है जब आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की आप कांग्रेस नुक्ताचीनी करती है तो उसका नुकसान होता है कांग्रेस को। लेकिन जो बाकी रियासतों में आप किस एजेंडे के साथ जा रहे हैं, जैसे पंजाब का जिक्र हुआ कि वहाँ खलफिशार है, लोगों में फूट है, यूपी में एक बड़ा चैलेंज है आपके सामने सांप्रदायिकता का, तो वहाँ के लिए क्या प्लान है? आखिरी 2 मिनट है इस प्रोग्राम के, उसमें बस जवाब चाहते हैं आपसे। बिल्कुल हमारा पंजाब में किसी भी तरह की भी फूट नहीं है। पंजाब के अंदर हम बहुत जल्द अपना चीफ मिनिस्टर का उम्मीदवार जो चीफ का कैंडिडेट है वो पिक करेंगे। चन्नी जी के नेतृत्व पर, जी के नेतृत्व के अंदर पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। पिछले चुनावों के अंदर भी आप सरकार का एक डाटा आया था, आप सरकार के पार्टी लोगों ने सरकार बनने जा रही कही थी, क्या आप निगम के चुनाव कितनी मार पड़ी? देखिए पंजाब की जनता बहुत समझदार है, पोलराइजेशन किसी भी हो नहीं सकता। किसी पोलराइजेशन के ना होने के कारण बीजेपी आज पंजाब से कोसों दूर है और उसी पोलराइजेशन के अंदर आपको भी कहीं जगह नहीं मिलनी है। तो ये कहते हैं ना मुंगेरी लाल के सिर्फ हसीन सपने हैं, एक अधिकार सबका। जी बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका। और बस आखिरी कोई बात कहना चाहें आतिर हुसैन साहब, इसको एक मौका देते हैं, कोई जवाब देना चाहे तो फिर प्रोग्राम खत्म करेंगे। देखिए हम तो ये चाहते हैं कि इस देश में बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो चाहती हैं शायद कि बच्चे पढ़े लिखे ना। हम दिल्ली में 25% हमने बजट एजुकेशन पे लगाया, यूपी में भी लगाएंगे और जगह भी लगाएंगे। हम चाहते हैं कि आपके बच्चे पढ़े लिखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने और आर्किटेक्ट बने। आप इनसे पूछिए कि पंजाब में इन्होंने कितने फीसदी औरतों को टिकट दिया है, इनसे पूछें कि आप और रियासतों में कितने दे रहे हैं, या सिर्फ आप उत्तर प्रदेश में ही फिक्रमंद हैं औरतों को लेके। आप इनसे पूछें क्या इन्होंने अपनी पार्टी में औरतों को इतनी जो पोजीशन दी है, 40% लोगों को पद दिया है। इनको बोलिए एक तरफा बात कर रहे हैं, सिर्फ एक तरफा की बात करके नहीं होगा। आप उत्तर प्रदेश को लेके फिक्र बाकी रियासतों में आप नहीं कर पा रहे हैं। वक्त इजाजत नहीं दे रहा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चंद्रमोहन शर्मा साहब आपका कि आप शामिल हुए, आपने अपना कीमती वक्त दिया इस डिबेट को और बड़ी उम्दा बहस हुई, कुछ इशूज पर बात हुई। आतिर हुसैन साहब की भी हम शुक्रगुजार हैं। वक्त कम था, बातें बहुत हैं, बहुत से मसाइल हैं, लेकिन 25 मिनट 20 मिनट या आधे घंटे में बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं आप तमाम दोस्तों के। और इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करने की हम इजाज़त चाहते हैं, लेकिन बाकी प्रोग्रामों के लिए आप देखते रहिए आलमी सहारा।